मनेथरा नगरी पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा लेकिन सुंदर राज्य था। इस राज्य की सबसे अनोखी बात थी इसकी नन्ही सी राजकुमारी। सब उसे प्यार से बोनी राजकुमारी कहते थे, क्योंकि वह बाकी बच्चों से कद में छोटी थी, लेकिन दिल और हिम्मत में सबसे बड़ी। बचपन से ही कुछ लोग उसके कद पर हंसते थे। कई बार सैनिकों के बच्चे कहते, देखो देखो, खिलौने जैसी राजकुमारी आ गई। बोनी अंदर से दुखी हो जाती, लेकिन मुस्कुराकर कहती, कद से नहीं, काम से पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा है। दिन बोनी राजकुमारी महल की पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी में घूम रही थी। वहां बड़े बड़े ग्रंथ, फटी पुरानी किताबें और मकड़ी के जालों से ढंकी अलमारियां थीं। उसने कुछ किताबें हटाईं तो दीवार में लगा एक ढीला सा पत्थर बाहर आ गया और उसके पीछे से लिपटा हुआ एक पुराना कागज नीचे गिरा। ये क्या है? बोनी ने कागज उठाकर धीरे से खोला। उसमें एक पहाड़, एक जंगल और एक नदी बनी थी, और सबसे आखिर में एक बड़े लाल चिन्ह के पास लिखा था, जो दिल से सच्चा हो वही पा सकता है सुनहरे सूरज का खजाना। बोनी की आंखें चमक उठीं। अगर यह खजाना मिल जाए तो मैं अपने राज्य के लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल और बगीचे बनवा सकती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। शाम होने पर वह अपने पिता राजा विराट के पास पहुंची। पिताजी, क्या मैं एक यात्रा पर जा सकती हूँ? उसने हिम्मत करके पूछा। राजा ने हैरानी से देखा। कहा कि यात्रा बोनी? बोनी ने नक्शा आगे बढ़ाया। इसमें लिखे सुनहरे सूरज के खजाने की खोज पर। महारानी घबरा गईं। इतनी नन्ही सी जान, रास्ते में जंगल, पहाड़, चोर डाकू, जादूगर, तुम कैसे संभालोगी? बोनी ने शांति से कहा, माँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अपनी अकल, अपनी हिम्मत और अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिशा के साथ जाऊंगी। मिशा उसकी सफेद फुर्तीली बिल्ली थी, जो उसके हर राज की साथी थी। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारे कद पर मुझे कभी शंका थी, तुम्हारी हिम्मत पर कब नहीं। जाओ, पर वचन दो, लालच कभी तुम्हारा रास्ता नहीं बदलेगा। वचन देती हूं पिताजी। बोनी ने उनके हाथों को छूकर कहा। उसे एक हल्की तलवार, एक छोटा सा कंपास, सूखे फल, पानी की मशक और पुराने जूते दिए गए। मिशा उसके कंधे पर चढ़कर बैठ गई। नक्शे के अनुसार पहला पड़ाव था तिमिर वन, यानी अंधेरों का जंगल। जंगल के भीतर घुसते ही पेड़ फुसफुसाने लगे, टहनियां अजीब आवाजें करने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक एक पेड़ से भारी सी आवाज आई, रुको नन्ही राजकुमारी, जो यहां से गुजरना चाहता है उसे हमारी पहेली का जवाब देना होता है। बोनी चौंकी, तो बताइए पहेली। पेड़ बोला, वह क्या चीज है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है? बोनी ने थोड़ी देर सोचा। मिशा उसकी गोद में आकर गोल हो गई। फिर बोनी मुस्कुराई, वह है प्यार और दया। जंगल अचानक रोशन होने लगा। पेड़ों की टहनियां एक तरफ हट गईं और बीच में साफ रास्ता बन गया। पेड़ ने नरम आवाज में कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजकुमारी। जाते जाते एक बात याद रखो, रास्ते कठिन हो तो दिल को और मुलायम रखना। बोनी ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। जंगल पार करने के बाद वह एक नीली शांत झील के पास पहुंची, जिसका नाम था सत्यम झील। जैसे ही वह पानी के पास गई, उसमें उसका चेहरा दिखाई देने लगा। पर वह चेहरा अचानक मुस्कुराकर बोला, सुनहरी खजाने की खोज में आई हो नन्ही राजकुमारी? बोनी थोड़ा घबराई, फिर बोली, हाँ, पर तुम कौन? मैं इस झील की आत्मा हूं। यहां से केवल वही आगे जा सकता है जो अपने बारे में सबसे कड़वी सच्चाई स्वीकार कर सके। बोनी ने गहरी सांस ली। मेरी सबसे कड़वी सच्चाई यह है, जब लोग मेरे कद पर हंसते हैं तो मैं बाहर से मजबूत दिखती हूं, पर अंदर से टूट जाती हूं। कई बार मन करता है कि मैं भाग जाऊं, कुछ ना करूं, बस चुप जाऊं। झील शांत हो गई, फिर पानी में लहरें चमकने लगीं। तुमने सच्चाई का सामना किया, इसलिए तुम आगे जा सकती हो, झील ने कहा। पानी से एक चमकता पत्थर बाहर तैरकर आया, जो धीरे धीरे बोनी की हथेली पर आ गिरा। यह विश्वास का पत्थर है। जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, इसे हाथ में लेकर खुद को याद दिलाना, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। बोनी ने पत्थर संभाल कर रखा और बढ़ चली। नक्शे का आखिरी निशान एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी पर बनी एक गुफा पर था। रात हो चुकी थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। जैसे ही बोनी गुफा के पास पहुंची, अचानक 3 डाकू उसके सामने कूद पड़े। रुको नन्ही राजकुमारी, पहला डाकू हंसते हुए बोला, सुना है तुम खजाने की खोज में हो, नक्शा दे दो
और वापस अपने महल लौट जाओ। बोनी ने हिम्मत से कहा, यह खजाना मेरे लिए नहीं, मेरे राज्य के लिए है। मैं इसे किसी और के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगी। दूसरा डाकू गुर्राया, तुम तो खुद इतनी छोटी हो, खजाना क्या संभालोगी? बोनी ने अपने बैग से विश्वास का पत्थर निकाला, उसे कसकर पकड़ा और शांत आवाज में बोली, कद से ताकत नहीं मापी जाती। अगर तुम चाहो तो मैं यह खजाना तुम सबके साथ भी बांट सकती हूँ, पर शर्त यह है कि तुम जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूटना छोड़ दो। तीनों डाकू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तीसरा डाकू धीरे से बोला, किसी राजकुमारी ने हमें आज तक बांटने की बात नहीं की, सिर्फ हमें बुरा कहा गया। शायद यही पहली बार है जब कोई हमें दूसरा मौका दे रहा है। पहला डाकू बोला, अगर हम तुम्हें जाने दें, क्या तुम वाकई खजाने में से हिस्सा दोगी? बोनी ने कहा, अगर तुम अपना बुरा काम छोड़कर अच्छे काम का वचन दो तो बिल्कुल। तभी गुफा के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी, मानो पहाड़ उनकी बात सुन रहा हो। डाकुओं ने तलवारें नीचे रख दी और बोले, ठीक है, हम वचन देते हैं कि अब किसी को नहीं लूटेंगे। जादुई खजाने का सच बोनी और मिशा गुफा के भीतर चली गईं। अंदर एक बड़ा सा सोने का संदूक रखा था, जिस पर प्राचीन भाषा में लिखा था, यह खजाना उसी के लिए खुलेगा जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगे। बोनी ने संदूक के सामने खड़े होकर आंखें बंद की और बोली, हे सुनहरे सूरज के खजाने, अगर तू खुलना चाहता है तो मेरे राज्य के लिए खुल। मैं चाहती हूं कि मेरे राज्य में किसी बच्चे को भूखा पेट सोना न पड़े, कोई बीमार इलाज के बिना न मरे और कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। संदूक अचानक चमकने लगा, भारी ढक्कन अपने आप उठ गया और अंदर से सोने चांदी, हीरे मोती, जादुई बीज और चमकते सिक्के दिखाई देने लगे। पर सबसे ऊपर एक छोटा सा सुनहरी अक्षरों वाला पत्र रखा था, जिसमें लिखा था, असल खजाना तुम्हारे सोने हीरे नहीं, तुम्हारे दिल की नीयत है। यह धन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह हर अच्छे काम के साथ बढ़ता जाएगा। बोनी ने मुस्कुराकर मिशा की गर्दन सहलाई और कहा, चलिए अब घर चले। राज्य की बदलती तस्वीर। बोनी राजकुमारी जब वापस मणिधारा नगरी लौटी तो महल के बाहर एक बड़ा स्वागत उसके इंतजार में था। राजा, रानी, मंत्री, सैनिक और वे डाकू भी, जिन्होंने अब अपने हथियार छोड़ दिए थे और सामान्य कपड़े पहन लिए थे। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला? बोनी ने कहा, हाँ पिताजी, पर यह सिर्फ सोना चांदी नहीं है, यह हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है। उसने सोने से स्कूल बनवाए जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता था। उसने अस्पताल बनवाए जहां दवाइयों के लिए कोई पैसे नहीं मांगे जाते थे। उसने बगीचे और पुस्तकालय बनवाए जहां बच्चे खेल भी सकते थे और किताबें भी पढ़ सकते थे। जिन डाकुओं ने वचन दिया था उन्हें उसने नौकरी दी, कुछ को बगीचों की देखभाल पर, कुछ को महल की सुरक्षा के लिए, ताकि वे अपनी ताकत अब बुराई में नहीं भलाई में लगा सके। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि बोनी का कद ना, उसके काम उसे बड़ा बनाते हैं। अब जब भी कोई नया मेहमान राज्य में आता, लोग गर्व से कहते, हमारी बोनी राजकुमारी कद में भले छोटी हो पर दिल और हिम्मत में सक से ऊंची है।